आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है और इसके इस्तेमाल कौन कौन से हैं, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और इसके साथ साथ इसकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज करंटली इन प्रोग्रेस और हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो कि बोलते हुए किया जा रहा हो और ये अपनी नेचर के अंदर टेम्परेरी एक्शन हो, यानी कि आरसी एक्शन हो। जैसा कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक आरजी एक्शन है एट द प्रेजेंट मोमेंट। हो सकता है कि ये हमारा पढ़ाने का जो काम है ये 10 से 12 मिनट के अंदर ख़त्म हो और उसके बाद हम किसी और काम की तरफ मूव करें। तो ऐसे काम जो कि प्रेजेंट के अंदर हो रहे होते हैं उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है सिंपल सेंटेंस के अंदर। और दूसरी बात यह कि ये जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ ये इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टेंसेस हैं, मास वाई, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये स्ट्रक्चर तमाम के तमाम टेंसेस के ऊपर लागू होता है। तमाम के तमाम टेंसेस इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक बनते हैं। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जबकि नेगेटिव के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट पुट कर देंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में ले आएंगे। ये रूल आपको पहले भी पता होगा, मैं अपने पिछले लेसन में भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी हमने सवालिया जुमला बनाना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में ले आते हैं, जिसकी वजह से हमारा जुमला सवालिया जुमला बन जाता है। इसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इसके बाद सेम स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, सिर्फ हमने सब्जेक्ट के बाद जो है वो नॉट लगा देना है, तो ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल्स देख देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जैसे आई एम वर्किंग ऑन माय प्रोजेक्ट, शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, दे आर प्लेइंग अ गेम। इसके अंदर देखें ये एम लगा हुआ है, इज लगा हुआ है और लगा हुआ है, ये कैसे लगे हैं, क्यों लगे हैं, इनको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। और इसके अंदर आप एक चीज आपने और नोट की होगी, इसके वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आई एन जी लगा। नोट करने की बात यह है कि डेट द वर्ब टू बी इज ऑलवेज टू बी होगा, बी वर्ब होगी। इंग्लिश ग्रामर के अंदर जब बी वर्ब का जिक्र किया जाता है तो इससे मुराद इज एम आर होता है। इज ऑलवेज कंजुगेटेड इन द प्रेजेंट टेंस इज एम आर। ये जो बी लफ्ज है ये जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है तो ये इज एम आर के अंदर तब्दील हो जाता है। while the main verb is in the present participle form ending in ing, यानी कि जो हमारी वर्ब होगी इसके अंदर वो फर्स्ट फॉर्म प्लस ing होगी। जैसे हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, इसके साथ हम ing का इजाफा कर देंगे तो ये बन जाएगा प्लेइंग। स्लीप है तो इसके साथ हम ing का इजाफा कर देंगे तो ये बन जाएगा स्लीपिंग। इसी तरह रीड है तो इसके साथ हम ing का इजाफा कर देंगे तो ये बन जाएगा रीडिंग। इसकी तीन हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर। इस जो है इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं, ही शी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एम का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आई को एक्सेप्शनल केस मिलता है कि इसको एक अलग हेल्पिंग वर्ब दी गई है जो कि इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं होती। और बाकी हमारे जो सेकंड पर्सन हैं उनके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, वी यू दे, इनके साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। The present continuous tense is often used with time expressions such as now, at the moment or right now to emphasize that the action is happening at the present time. Present continuous tense को हम इसके साथ present continuous tense के अंदर हम लफ्ज now इस्तेमाल करते हैं, एट द मोमेंट इस्तेमाल करते हैं और राइट नो इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जोर देने के लिए कि जिस काम के बारे में बात की जा रही है वो अभी हो रहा है। तो किसी भी जुमले के अंदर इन अल्फाज में से कोई लफ्ज नाउ, एट द मोमेंट और राइट नो में से कोई लफ्ज आ जाए
आपको फौरन समझ जाना चाहिए कि दिया गया सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, देयर आर सेवरल यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो पहला इस्तेमाल जो हमारा है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जो कि कॉमन इस्तेमाल है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त जो काम हो रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम राइटिंग एन ईमेल, ऊपर हमने पढ़ा कि आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी हम एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। राइट फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ हमने आई एन जी का इजाफा किया तो ये राइटिंग बन गया। आई एम राइटिंग एन ईमेल, शी इज कुकिंग डिनर, दे आर वॉचिंग। ये वो काम है जो एट द मोमेंट हो रहे हैं। नंबर 2 पर हमारा जो इस्तेमाल है, टू डिस्क्राइब अ टेम्परेरी एक्शन और इवेंट दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। आई एम लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी फॉर समर। देखिए ये एक टेम्परेरी काम है। आई एम लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी, मेरा गांव कोई और है, मेरा शहर कोई और है। मैं फॉर एग्जांपल हम सिटी की जगह यहाँ पर अगर लाहौर लगाते हैं तो क्या होगा, आई एम लिविंग इन लाहौर फॉर द समर। मैं गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए लाहौर में रह रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब मेरा गांव कोई और है, मेरा शहर कोई और है, मैं सिर्फ अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए यहाँ पर रह रहा हूँ। ही इज स्टडिंग अब्रॉड दिस सेमेस्टर, ये सिर्फ ये वाला जो सेमेस्टर है उसका टेम्परेरीली वो वहां पर ये वाला सेमेस्टर पढ़ रही है। दूसरे जो उसके सेमेस्टर है उसने यहाँ पर पाकिस्तान में अपनी यूनिवर्सिटी में ही अटेम्प्ट किए हैं। दे आर ऑन वेकेशन अंटिल नेक्स्ट वीक, टेम्परेरी काम है, एक हफ्ते के लिए। दे आर ऑन वेकेशन अंटिल नेक्स्ट वीक। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज प्लान्ड और अरेंज्ड फॉर द नियर फ्यूचर, ऐसा काम जो कि हमने प्लान किया हुआ है। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स फॉर लंच टुमारो, ये बात हमने फ्यूचर इनडेफिनेट यानी कि फ्यूचर सिंपल के लेसन के अंदर की थी कि हम टू बी का जो इस्तेमाल है वो भी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इज एंड आर को भी हम इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर की स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। लेकिन मैंने वहां पर भी ये बात मेंशन की थी कि जब हम आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स फॉर लंच टुमारो फ्यूचर के लिए जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमारा इरादा है मिलने का, पुख्ता इरादा नहीं है, फाइनल बात नहीं है हमारी, लेकिन हम इरादा कर रखते हैं। हाँ, अगर कल कोई और मजबूरी बन जाती है, कोई और काम करना पड़ जाता है तो फिर हम ये अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बात करते हैं कि आई विल मीट माई फ्रेंड्स फॉर लंच टुमारो, तो इसका मतलब ये है कि आप हर सूरत में कल अपने दोस्तों के साथ लंच करेंगे। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई तो आप हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का जो लेसन है उसको डिटेल के साथ समझें। उन्हें उम्मीद है आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो शी इज गोइंग टू द मूवीज टुनाइट एंड दे आर फ्लाइंग टू पेरिस नेक्स्ट मंथ। फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को इस्तेमाल कर सकते हैं। टू डिस्क्राइब अ रिपीटेड और ऑनगोइंग एक्शन दैट इज अनोइंग और फ्रस्ट्रेटिंग, दो चीजें हैं इसके अंदर, रिपीटिंग और दूसरी अनोइंग और फ्रस्ट्रेटिंग। ठीक है, ऐसे दो काम जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये अनाइंग भी हैं, जो आपकी तबीयत के खिलाफ है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑलवेज फॉरगेटिंग माई कीज। ठीक है, आई एम ऑलवेज फॉरगेटिंग माई कीज, कि मैं हमेशा अपनी चाबियां भूल जाता हूँ। शी इज कॉन्स्टेंटली लूजिंग हर फोन, वो अपना मोबाइल फोन गुम कर देती है। दे आर फॉर एवर मेकिंग अ मेस, दे आर फॉर एवर मेकिंग अ मेस, ये एक अनोइंग चीज है कि हर दफा झगड़ा करते रहते हैं, हर दफा कोई ना कोई बात ऐसी कर देते हैं जो कि तंग करने वाली होती है। नंबर 5 पर जो इसका इस्तेमाल है वो है डिस्क्राइब अ चेंज दैट इज हैपनिंग और विल हैपन इन फ्यूचर, एक ऐसी तब्दीली जो कि अभी हो रही है या फ्यूचर के अंदर होगी। फॉर एग्जाम्पल, द वेदर इज गेटिंग कोल्डर, गर्मियों से जब सर्दियां आना शुरू होती हैं तो हम अक्सर ये जुमला बोलते हैं कि सर्दियां आ रही हैं या सर्दियां पड़ रही हैं। द वेदर इज गेटिंग कोल्डर, ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर सक्सेसफुल। ठीक है, वक्त के साथ साथ वो मोर एंड मोर सक्सेसफुल होता जा रहा है। इसके लिए भी हम ऐसे काम जो कि हो रहे हैं विल हैपन इन द फ्यूचर या फ्यूचर के अंदर वो होंगे, उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का
इस्तेमाल कर सकते हैं। So it is important to note that the present continuous tense is not used to describe permanent or long-term actions or states. For these type of actions or states, we use the present simple tense. ऐसे काम जो कि परमानेंट होते हैं नेचर में, ठीक है, और लॉन्ग टर्म एक्शंस होते हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस इस्तेमाल नहीं करते। उनके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई लिव इन न्यूयॉर्क, एक्शन है, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अब हम सीधे का कह सकते हैं कि आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ। मैं अब ये नहीं कह सकते कि आई एम लिविंग इन लाहौर, आप ये जुमला नहीं बोल सकते। आई एम लिविंग इन लाहौर आप उस सूरत में बोल सकते हैं, हमने ऊपर इसका यूज नंबर 4 में पढ़ा कि जब आप टेम्परेरी एक्शन कर रहे हो, आप टेम्परेरीली जो है वो लाहौर में रह रहे हो, तो फिर आप पास्ट कंटिन्यूस का प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप परमानेंटली काम कर रहे हैं, परमानेंटली एक जगह पर रह रहे हैं, तो उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। शी वर्क्स एट अ हॉस्पिटल, परमानेंट एक्शन है, वो हॉस्पिटल में ही काम करती है। दे आर अमेरिकन, परमानेंट काम है, वो बाई बर्थ क्या है, वो अमेरिकन। तो यहाँ पर हमारा आज का लेसन खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस और इसके इस्तेमाल की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अगर आपने लेसन को पसंद किया तो इसको जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बेहतरीन से बेहतरीन लेसन के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपको अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।